जिस तरीके से देखिए जॉर्डन के हमलों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो जॉर्डन की जो सीमाएं हैं वो 4 देशों से मिलती हैं। और ये इजराइल और ईरान समर्थित जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में बफर का काम करता है, और इनके बीच में 1994 से एक शांति समझौता हो रखा है। जॉर्डन पे या किसी और देश पे लगातार हमले करके ईरान अमेरिका पे दबाव बना रहा है कि देखिए, अब कुवैत में जो उन्होंने किया कि डीसैलिनेशन प्लांट्स पे हमले कर दिए, जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी जहां से जनरेट हो रही थी वहां। तो अब जिस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज किया जा रहा है। और ईरान ने एक चीज शुरू से कही थी कि अगर आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करोगे तो जहां जहां आपको बेसिस मिले हैं, हम उस कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करेंगे। और वही हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने अब एक वर्ल्ड वाइड कॉशन जारी किया है, ट्रैवल जो एडवाइजरी है आज भारत सरकार ने भी जारी कर दी है कि जो भी लोग हैं कृपया करके नॉट जस्ट ईरान बल्कि मिडिल ईस्ट का रुख भी ना करें, आना जाना ना करें। तो इसका मतलब यह है कि चीजें अब बहुत संजीदा हो गई हैं। कल जब डोनाल्ड ट्रंप फीफा से लौट रहे थे, उन्होंने कहा था कि अब हमले और भीषण होंगे। तो अगर अमेरिका वार करेगा तो ईरान की तरफ से पलटवार होगा। और देखिए, ईरान सेल्फ सफिशिएंट है, वो एक मिडिल ईस्ट की स्टैंडिंग मिलिट्री पावर है। दूसरी एक चीज है, कैस्पियन सी की वजह से इनका रशिया के साथ में एक ऐसा रास्ता है जिसको ये बाकी देश जो है ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकल मैं बता रही हूं, अगर उसको और मिसाइलों की भी आवश्यकता होती है तो वो रशिया से भी एड ले सकता है। उसको बाइडू सैटेलाइट से पिन पॉइंट लोकेशन हर जगह की मिल रही है। और ये तो कहा जा रहा है कि जॉर्डन के लोगों ने खुद ही इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी कि अमेरिकी जहाज कहां कहां खड़े हैं। और देखिए, इस चीज का जश्न मनाते हुए जॉर्डन के लोग देखे गए हैं जब मिसाइलें आके वहां पे गिर रही हैं। तो अब इस समय ईरान उतनी बुरी स्थिति में नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। और एक और जो चीज हुई है, खामेनेई साहब के जो जनाजे के बाद में जो हार्ड लाइनर्स हैं उनके हाथ में अब पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। जो पिजेश्कियान साहब, ये जो बाकी लोग अराजकी जो कोशिश कर रहे थे कि शांति हो जाए, वो अब इनके बूते की बाहर की चीज हो गई है। क्योंकि लोगों ने साफ कहा है, अगर आप शांति की बात करते तो आपकी गर्दन होगी और ब्लेड हमारा होगा। सो इट मीन्स पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट जो जमकरान मस्जिद पे उन्होंने लाल झंडा फहराया था, उसको लेके वो बहुत सीरियस हैं। इंतकाम तब तक होगा जब तक ये लोग किसी भी सूरत में अपने पैरों पे जिंदा रहेंगे। जी मीनाक्षी जी। बिल्कुल, लेकिन ये स्थिति तो संजीव श्रीवास्तव जी ऐसी बनी हुई है कि अगर वियतनाम का जिक्र करें या फिर अफगानिस्तान का जिक्र करें, अमेरिका का हाल वहां पर वही होने वाला है जो इराक में हुआ, जो बोरिया बिस्तर समेट करके ये निकले हैं। लेकिन जॉर्डन पर हमला करने से या फिर किसी अन्य देश पर हमला करने से क्या वो अमेरिका का बल तोड़ देगा ईरान? नहीं, इस तरीके का अगर अप्रोच रहेगा कि जंग ही करनी है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, खप जाएंगे, लेकिन शांति की बात नहीं स्वीकार करेंगे, हमें सिर्फ जंग ही करनी है, तो जंग होगी। तो उसके बाद तो अभी जंग चली रही है, आगे भी चलेगी। और मैं तो ये मानता हूं कि जंग लंबी चलेगी। अभी ये जो जंग है ये रुकने वाली नहीं है। और यदि जंग का ही अगर इंटेंशन है, जंग लड़ने का ही अगर इरादा है, तो जाहिर है कि अमेरिका भी पीछे नहीं हटने वाला है। और गल्फ वॉर 1 में क्या हुआ था ये सब जानते हैं। सद्दाम हुसैन इसी तरीके की मंशा रखते थे और उन्होंने कुवैत पर कब्जा कर लिया। और अन्य जो अमेरिका को लगातार वो थ्रेट दिया करते थे, तो कुवैत का तो कब्जा एक बार अमेरिका ने मुक्त कराया, जो उस समय भी जंग हुई थी, गल्फ वॉर 1 कहा गया जिसे। उसके बाद सद्दाम हुसैन को लगने लगा कि हमें कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, कुवैत का कब्जा अमेरिका ने मुक्त करा लिया, लेकिन मुझे कोई वो नहीं कर सकता। लेकिन फिर वो जंग चली और इसी तरीके का जो टसल था, इंटेंस ये तनाव था, वो चला। और फिर 2003 में फिर से अमेरिका ने एक बार बड़ा हमला किया और उस समय सद्दाम हुसैन की रिजीम समाप्त हो गई। सद्दाम हुसैन स्वयं जो है उनको अमेरिका ने कैप्चर कर लिया। तो ये जो अगर इसी तरीके का इंटेंशन रहेगा तो ये बहुत ही ज्यादा, मैं कहता हूं, खतरनाक इंटेंशंस हैं। ये जो सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की, जंग को लड़ने की, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बातें सोचना, ये पूरी मानवता के एक साथ खिलवाड़ करने जैसा है। और ये पूरी शांति विश्व की जो व्यवस्था को भी ये भंग करने का कार्य कर रहा है। जैसा कि आपने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक इंटरनेशनल वाटरवे है, उस पर जिस तरीके से उसका वेपनाइजेशन किया गया है, जिस तरीके से उसको बाधित किया गया है, वो पूरे विश्व के साथ एक खिलवाड़ चल रहा है वहां पे। और उसका परिणाम यह है कि आगे आने वाले जितने अदर स्टेट्स हैं, चाहे वो स्टेट ऑफ मलक्का हो, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर हो और ताइवान स्टेट हो, अन्य जो इसी तरीके की जंग इत्यादि की बात करने वाले जो अन्य राष्ट्र भी बैठे हुए हैं, जाहिर है कि उनके भी मंसूबे बढ़ेंगे और फिर दुनिया कहां पहुंचेगी आप कल्पना कर सकते हैं।
सभी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। यदि इसी तरीके की जंग ही करनी है तो फिर तो मैं मानवता का भविष्य अच्छा नहीं देखता। मैं तो मानता हूं कि इसी तरीके की अगर सोच रही, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की एक शैतानी सोच के साथ, ये तो हर यदि जगह आज सर का देखने को मिल रहा है ना, कहाँ ये तस्वीरें नहीं देखने को मिल रही है। यूक्रेन रशिया से जो शुरुआत हुई और फिर उसके बाद 2023 7 अक्टूबर, फिर उसके बाद ये स्थिति, अब ये खत्म कहाँ होते हुए नजर आ रहा है कर्नल संजीत सिरोही? पूरी दुनिया इसी होड़ में लगी हुई है कि अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए दूसरे राष्ट्र को खत्म करते जाएं, और वो वही कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, आपका बिल्कुल सही पॉइंट है ये। देखिए, जो ये सुपर पावर थी, जिनको सुपर पावर कहते थे, रशिया अपने आप को सुपर पावर समझती थी। अमेरिका तो अभी भी सुपर पावर समझती है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, लेकिन 5 साल हो गए यूक्रेन पे जो उनके ऑब्जेक्टिव थे वो अभी पूरे अचीव नहीं हुए हैं। जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर जब से स्टार्ट हुआ है, तब से कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली हो, वो जो उससे कमजोर देश है उसको इतनी आसानी से हरा नहीं सकता। अब जो कर्नल हिमांशी जी ने कहा था, मैं उनके साथ पूरा एग्री करता हूं। ईरान के पास फिलहाल काफी मिसाइलें हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये लड़ाई लड़के पिछले साल भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, इस साल भी वो लड़ रहे हैं। उन्होंने नए नए लेसन सीखे हैं और वो तरीके सीखे हैं जिससे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो पेट्रियट का हो, चाहे वो बाकी सिस्टम अमेरिकन सिस्टम हो, उनको किस तरीके से इवेड करना है और किस तरीके से मिसाइल को टारगेट तक पहुंचाना है। हाँ, ये बात जरूर है कि काफी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जाता है, काफी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया जाता है, लेकिन उनमें से कुछ जो है निकल जाते हैं। वही हाल जो है जॉर्डन में हुआ है। और जो उन्होंने बताया है, ये जो इंटेल है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए जो है ईरान को खबर दी गई थी। एक एक हैंगर का बताया गया था कि वो 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस कहाँ कहाँ पे वो हवाई जहाज के जो हैंगर्स है, और उसको खबर को जो है ईरान ने सही इस्तेमाल किया और उसके ऊपर जो है जॉर्डन के ऊपर हमला किया, और जिसकी वजह से काफी उनके जो हैंगर्स थे वो बर्बाद हो गए। अब सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई कब तक चलेगी। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये सोच रहे हैं कि वो हमला करके इस तरीके से ईरान को जो है नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आएंगे और अपनी मर्जी की जो है चीजें उनसे मनवा लेंगे, वो कभी नहीं होगा। ना पहले हुआ, ना अब होगा। नंबर 2, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो इराक का जो जिक्र कर रहे थे अभी संजीव श्रीवास्तव साहब, इराक में अमेरिका ने अपने ग्राउंड ट्रूप्स भेजे थे। अमेरिका ने जो है मिसाइल और ड्रोन से अटैक करके सदाम हुसैन का रजीम चेंज नहीं किया था। तो अगर ईरान में, अमेरिका में इतना दम है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना दम है कि वो ईरान को जो ईरान में अपने ग्राउंड तब ट्रूप्स की स्थिति भेजे। और अब की स्थिति में भी सर काफी अंतर है। तब युद्ध लड़ने का तरीका अलग होता था, अब युद्ध लड़ने का तरीका अलग है। लेकिन हकीम रजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी जान लेती हूँ, ईरान भी बातचीत करने में अब कौन सा इंटरेस्टेड है? वो भी तो यही कह रहा है बार बार कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, अमेरिका बार बार दगा करता है, तो बातचीत करने का इंटरेस्ट रह गया है ईरान का? देखिए, इससे पहले कई बार ईरान ने चाहा कि बातचीत के जरिए ही मामले को हल करने के लिए, कभी भी जंग नहीं चाहता था, कभी भी नहीं। देख लीजिए, अमेरिका ने धोखे से आके, अमेरिका जब जो हमला किया तो उसका जवाब दे रहा है। कभी भी ईरान सामने से, देख लीजिए, इतनी बार आप 1 साल से देख रहे हैं, कभी ईरान सामने से हमला नहीं किया है। जब भी अमेरिका करता है तो उसका बदला ले रहा है। अभी भी जो पानी के ऊपर, वो पर्वत के ऊपर, जो भी ईरान के सदर्न ईरान का पार्ट पूरा है ना, वहां पर भयंकर ब्रिजेस वगैरह बहुत हमले किए, तो उसका रिटालिएशन जो आप कुवैत में वगैरह, तो और अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोग, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो हम लोग भी करेंगे। अगर आप ग्राउंड में आएंगे तो हम भी आपके बेसिस लेंगे, आप हमारे जमीन में आएंगे तो आपकी जमीनों में हम जाके आपके बेसिस हम ले लेंगे। ये खुल के बोल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये जंग रुकने वाली है। ये जंग तो लंबी चलेगी, और वो कभी भी प्रेशर के साथ, ईरान ने खुल के बोल रहा है कि बातचीत करना है तो इक्वालिटी पे आओ, बैठो, बातचीत करो। प्रेशर करके आपकी दादागिरी के जोर पे, गुंडाइज्म के जोर पे इन्हें हमले करके करने से ये कभी भी हल नहीं होगा। जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी, वो गया जमाना गया कि जो 40-45 यानी तकरीबन 47 ईयर्स से भी जो सैंक्शंस लगाए थे वो भी जिंदगी थी, पूरे खाड़ी देश उसी के साथ थे, वो भी कितनी तकलीफ उठाएगा। ईरान ने बहुत जितना तकलीफ उठाना था, आप मालूम है क्या, सैंक्शन एक थोड़ा दिए जा रहा है तो कोई एक ऑयल, आप देख रहे हैं ना, 47 ईयर्स से कोई रकम का पूरे सैंक्शन पे सैंक्शन। 2018 के बाद इंडिया भी, हमारे भारत से भी कोई ऑयल नहीं लेना, बल्कि ट्रंप साहब जब आए उन्होंने और ज्यादा प्रेशर कर दिया।
तो ये चीजें जब कब तक चलेंगे? एक हद तक कोई भी एक स्प्रिंग को जब तक दबाना है दबा सकते हैं, जब ज्यादा प्रेशर करेंगे तो स्लिप हो जाएगी, तो ऊपर चले जाएगी। तो ऐसे ही हुआ, ज्यादा जितना दबा गए थे उतना ऊपर जा रहा था। ईरान के पास इतनी कैपेसिटी है, आपको एक मैडम बता रहे थे कि कैस्पियन है, बिल्कुल, जितना ज्यादा सप्रेस किया जाएगा उतना ज्यादा ये युद्ध हाथ से निकलता जाएगा। लेकिन अहमद मस्ती खान जी, हम देख रहे थे एक स्थिति अमेरिका में जब बनी हुई थी, पहले बार जब युद्ध लड़ा जा रहा था 28 फरवरी के बाद, नो किंग्स मूवमेंट चलता है। अब क्या कोई ऐसी स्थिति नहीं है? अब अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है कि उनका देश एक युद्ध में रहने वाला है एक लंबे वक्त के लिए। देखिए, अमेरिका के ईरान में अमेरिका नाकाम है, इसमें कोई शक नहीं है। देख, ये 1953 में आपने देखा अमेरिका ने वहाँ पे मुसद्दक की हुकूमत गिराई थी। मुसद्दक नेशनलिस्ट था, उसने वहाँ पे जो तेल की कंपनियां हैं उनको नेशनलाइज किया था। तो ये अमेरिकन CIA वो उनका जो वहाँ पे मेन स्टेशन चीफ था वो सदर रूसवेल्ट के करीबी रिश्तेदार थे, कर्मिट रूसवेल्ट, उसको किम रूसवेल्ट कहते थे। तो उन्होंने मुसद्दक की हुकूमत का तख्ता उल्टा और शहंशाह ईरान को 26 साल तक बिठाया। आप देख लें कि जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लामाबाद में बनाया हुआ है, मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान चीज़ कहाँ से चल सकता है? कहीं मैं अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ पे मार्केट में कोई गलती से हाथ लग जाए मेड इन पाकिस्तान, मैं उसी टाइम छोड़ देता हूँ। मैं कहा भाई इससे तो इस पे तो मुझे कोई एतबार नहीं है भाई, ये मेड इन पाकिस्तान वाला चीज़ कैसे चलेगा? मुझे तो हैरत होती है अपने ईरान के दोस्तों पे कि भाई अमेरिका के चेलों पे क्यों यकीन करते हैं? ये तो अमेरिका के खास चेले हैं। आप इनसे जरिया बात करने के बजाय डायरेक्ट अमेरिका से बात करें। ये चेले बिल्कुल, आप देखें पाकिस्तान में CIA की मंजी मर्शा चलती है। आपके ख्याल में स्पेन में जो है फुटबॉल के मैच जीत लिया और शहबाज शरीफ जनाब ट्रंप साहब को तारीफें कर रहे हैं। ये अजीब जो है देखें मामला है। ये ईरान को तो शाबाश है, देखें ईरान जैसे बहादुर कौम, इस किस्म के लोग ये बहुत कम दुनिया में। इतनी ज़्यादा बमबारी जो हुई है ईरान के ऊपर, मेरे ख्याल में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी कौम पे इतनी बमबारी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं। और ये होता है जंगों में, अगर छोटी पार्टी किसी मामले पे डटी रहती है आखिर में वही जीत जाती है। ये है बात जी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कर्नल हिमांशी जी, आपको लगता है कि आगे स्थिति अमेरिका के फेवर में रहेगी या ईरान के फेवर में रहेगी, या बस ये दोनों लड़ते रहेंगे, बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज तबाह होती रहेंगी और दुनिया भर का व्यापार भी चौपट होते रहेगा? अभी कुछ दिन तो मीनाक्षी जो आप कह रही हैं बिल्कुल वही होगा। देखिए, जब एक सहमति पत्र पर 14 सूत्री आपने एक सहमति बना ली थी, तो अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी थी कि जब खामेनेई साहब का फ्यूनरल चल रहा था उस समय अटैक करने की? क्योंकि अमेरिका डर गया था कि जिस तरीके से डिप्लोमेटिक जीत ईरान ने हासिल कर ली थी कि 70 से ज्यादा देशों के लोग वहां पे पहुंचे थे उनको अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स देने के लिए, और उस समय अमेरिका ने हमला किया। तो देखिए ये विश्वासघात है। और एक और चीज थी कि जब आपको क्लियरली बताया गया है, ईरान बार बार इस चीज को कह रहा है कि हमने आपको एक नेविगेशन के लिए रास्ता दिया है, बाकी जगह हमने माइंस लगाई हुई है। और देखिए कल भी हुआ है कि एक जहाज उनसे टकराकर ध्वस्त हुआ है। तो आपको क्या जरूरत थी कि आप उस चीज को तोड़ रहे हैं? देखिए ये जो दोनों देश है ना, अभी देखिए एक यूरेशिया ग्रुप है जिसके जो संस्थापक है इयान ब्रेमर, उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले कुछ दिन पूरे विश्व के लिए बहुत खतरनाक होंगे। तो ये जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन ग्रुप्स हैं उन्होंने अपना एनालिसिस करके बताया है कि ये दोनों देशों के बीच में अभी सहमति होने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान का जिस तरह से मैंने बताया कि वहां की आबो हवा बदला चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए पीछे नहीं जा सकते क्योंकि उनका बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट पूरे मिडिल ईस्ट में न सिर्फ बेसिस के रूप में है, बल्कि ऑयल रिफाइनरीज में अमेरिकन पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ है। और अगर वो पीछे हटते भी हैं तो देखिए इस समय इजराइल थोड़ा शांत बैठा हुआ है, वो शुरू हो जाएगा क्योंकि वो अभी डायरेक्टली इंगेज नहीं कर रहा है ईरान के साथ में, लेकिन उसको जैसे ही लगेगा अमेरिका पीछे हट रहा है तो वो आ जाएगा। और हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने भी जो अंसारुल्लाह है उनको भड़काने की कोशिश की है। तो इसमें बहुत सारे खित्ते हैं जो जलाना चाह रहे हैं इस पूरे खित्ते को। तो मुझे लगता है कि अब हमें ये देखना है कि जॉर्डन जैसा जो देश इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था उस पर भी अगर हमले हो रहे हैं तो हमारे भारतीय हित कितने सुरक्षित है, क्योंकि हमारे लोग मिडिल ईस्ट में हैं,
लगभग 10 लाख के करीब हमारे लोग हैं। हमारी जो सप्लाई चेन्स है वो भयंकर तरीके से डिस्टर्ब हो रही हैं, और अगर मान लीजिए केप ऑफ गुड होप की तरफ से होकर हमारे जहाजों को आना पड़ा तो महंगाई कितनी बढ़ेगी। तेल बंद है, एलएनजी बंद है, एलपीजी बंद है। तो हमको अब आई थिंक बहुत प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा इसमें कि अब हम बढ़कर जिम्मेदारी संभालें कि किसी भी तरीके से युद्ध शांत करने की कोशिश की जाए। जी मीनाक्षी जी। लेकिन संजीव जी, आगे की स्थिति जिस तरीके से बिगड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बाकी देशों को, बाकी कंट्रीज को भी अपने हिस्से में और चपेट में लेने वाला है, खासतौर पर पश्चिम एशिया? नहीं, देखिए, एक तरफ तो ये है कि युद्ध भी लड़ना है और दूसरी तरफ है कि शांति भी होनी चाहिए। तो दोनों कैसे होगा? या तो ये आप युद्ध ही कर लीजिए या तो शांति की बातें कर लीजिए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मरने मारने के लिए तैयार हैं, अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भारतीय हित भी प्रभावित नहीं होने चाहिए। ऐसे कैसे होगा? ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये कब छूटेंगे? इसको त्यागना पड़ेगा। पहले एक क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि आप युद्ध चाहते हैं कि चाहते हैं। ये बात स्पष्ट रूप से पहले समझ लेने की आवश्यकता है। बेसलाइन क्लियर कर लें और उसके बाद आगे की एनालिसिस करें, ये भी ज्यादा बेहतर होगा। और देखिए, इस तरीके का मैं फिर से कहूंगा कि ये जो सोच है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कराने की, आखिर देखिए, ये जो ईरान है वो इंटरनेशनल वाटर वेज पर ऐसे ही बाधा पैदा करेगा तो कल चाइना ताइवान स्टेट में हम कोई शिप भेजेंगे तो वहां कहेगा कि नहीं, ये तो हमारा वाटर वे है, आप यहां से नहीं जा सकते, साउथ चाइना सी में आप नहीं जा सकते। हम भी कल को कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ मलक्का में आप मुझसे पूछ के जाना होगा, कोई कहेगा कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में मुझसे पूछ के जाना होगा। तो ये क्या तरीका है? ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खिलवाड़ करने जैसा ही तो है। आप यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उसका ऑक्यूपेशन कर लेंगे, उसको वेपनाइज कर लेंगे, तो आप चाइना को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, आप जो है नॉर्थ कोरिया को और अन्य राष्ट्रों को, इस तरीके की जो विस्तारवादी रिजीम्स हैं उनको बढ़ावा नहीं देंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ पूरा खिलवाड़ चल रहा है। और ये जो सोच है ना कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन समाप्त करके ही छोड़ेंगे अमेरिका को, अमेरिका भी ऐसे ही सोचेगा फिर? क्या अमेरिका पीछे हटने वाला है क्या? वो नहीं हटेगा पीछे। अमेरिका ने तो, वो तो ऐसा राष्ट्र है इसने न्यूक्लियर बम चलाने से नहीं चूका। वो अगर वो कभी ऐसी स्थिति आएगी तो वो अपना न्यूक्लियर बम भी चलाना जानता है। वो आप तो हिरोशिमा नागासाकी का एग्जांपल आप जानते ही हैं। जब जापान सरेंडर नहीं करने को तैयार हुआ तो अमेरिका ने कहा कि फिर तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि मैं मानता हूं कि आज के समय में न्यूक्लियर बम चलाना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन दुनिया में अगर विनाशकारी सोच के साथ कार्य किया जाएगा तो सर्वनाश सुनिश्चित है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।